नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके बीच में। तो ये चैनल पर जो वादा किया था भारत का इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा, तो भारत के इतिहास को मैंने इस चैनल पर शुरुआत कर दी है। लगभग 5वां टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। इससे पहले मैंने राजस्थान का इतिहास आपको मेरे 29 वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं, मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो आप ज़रूर चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं रिवीजन के तौर पर इस टॉपिक को लाया हूँ। टॉपिक नंबर 5 वैदिक सभ्यता को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता का डिटेल्स आपको मेरे ऑथेंटिक नोट्स द्वारा पढ़ा दिया है। अगर ये वीडियो देख रहे हो आप, उससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखें। और भी मैंने एसएसटी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एसएसटी के ऑटो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑटो सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अभी शुरू कर दिए हैं मैंने, दर्शन शास्त्र व भूगोल, और उसके मैंने 4 टॉपिक 4 से 5 टॉपिक डाल दिए हैं। आप ज़रूर देखें, वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा क्योंकि वो ऑथेंटिक नोट्स हैं, उससे बाहर नहीं हैं। तो मैं कम से कम 30 मिनट यानी 25 से 30 मिनट में एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवा रहा हूं, वो ज़रूर आप देखें। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता को लाया हूं, वैदिक संस्कृति। इससे पहले मैं प्रत्यक्ष जो आया था आपके बीच में वो था सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की प्रथम सभ्यता थी। उसका जो पतन हुआ उसके बाद में हमारे भारत में इतिहास में वैदिक सभ्यता आई थी, वैदिक संस्कृति आई थी। तो ज़रूर देखें आप इस पूरे वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर पहुंचाएं ये वीडियो। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का समय ज़रूर याद रखें। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 बीसी तक ये रहेगा वैदिक सभ्यता भारत में। इसके 2 भाग हैं, याद रखें आप। वैदिक सभ्यता के 2 भाग हैं। एक है ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल, जिसे पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है वो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ध्यान रखना। दोनों को मैं यहाँ पर अंतर भी लेके आया हूँ, समझ में आ जाएगी आपको बातें, तो ज़रूर देखें। ये देखो, ये वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृ सत्तात्मक थी। ध्यान रखना, पितृ सत्तात्मक, गोत्र से संबंधित है यह। तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि मातृ सत्तात्मक थी। वो माता का गोत्र चलता था वहां पर। जबकि यहां पर वैदिक सभ्यता में देखना आप कि पितृ सत्तात्मक है, पितृ यानी पिता का गोत्र चल रहा है, जो वर्तमान में भी हमारे भारत में यही पितृ सत्तात्मक चल रही है हमारा युग। तो यही देखो आप। तो वैदिक संस्कृति को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका समय जरूर याद रखें, 1500 से 600, जिसको पहले का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इसी को हम पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले वाला काल है। अब देखो, 1000 के बाद यानी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत जो होगी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। याद रखें आप, समय जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम देखें तो ये देखो, जो ऋग्वैदिक काल था वो जन युग था। मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी हमारे भारत की। लोग अच्छे थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। वही संस्कृति वैदिक सभ्यता में भी थी, लेकिन वो जो था वो ओनली ऋग्वैदिक काल तक था, पूर्व वैदिक काल तक था। क्योंकि इस समय में, ये जो समय है, तब तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। ध्यान रखें आप, लोहे का आविष्कार जो हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ऋग्वैदिक काल को जो नाम देते हैं वो जन युग है, जन युग। ध्यान रखें, जन युग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका नाम जो हो जाता है वो जनपद युग हो जाता है, यानी क्षेत्रीय राज्यों का विकास होगा उत्तर वैदिक काल में, जिसके कारण क्या होगा, राजा बनेगा, राजा वो भी निरंकुश बन जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखें आप, हम पढ़ेंगे इसको। इससे पहले मैं बताऊं
कि ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश, ध्यान रखिए सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब तक था। सप्त सैंधव प्रदेश यानी 7 नदियों का जो क्षेत्र था पंजाब तक, ऋग्वेदिक काल वहां तक ही फैला था, मतलब वहीं तक ये संस्कृति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए आप, ये जो है इसका विस्तार जो है वो गंगा यमुना दोआब यूपी बिहार तक बढ़ गया था, विस्तार बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में। और अंतिम जो क्षेत्र था पूर्वी स्थल जो था वो था उसका सदा नीरा नदी, गंडक नदी थी। तो अब जरूर देखें, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वैदिक सभ्यता से, हमारे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो भारत के इतिहास का अगर टॉपिक है तो आप जरूर वैदिक सभ्यता में को जरूर पढ़ें। तो इसके लिए मैं जो आपके काम के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वही आज आपके सामने लाया हूं, जरूर देखें। ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए। तो ये देखिए, आप वैदिक सभ्यता में देख सकते हो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक मैप में वहां का जो वैदिक संस्कृति थी वो उत्तर वैदिक काल का है ये मैप। तो उसको भी हम देखेंगे। इससे पहले हम देखें तो जनक कौन है इसके, जनक वैदिक सभ्यता के जनक थे आर्य लोग। कौन थे? आर्य लोग थे। मूल निवास उनका कौन सा था पूछा जाता है, मध्य एशिया था। फैक्ट जो है मध्य एशिया था। किसने कहा है? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर इतिहासकार थे, इन्होंने कहा है कि वैदिक सभ्यता के लोग कहां से आए, कहां के थे, तो मध्य एशिया के, याद रखें आप। और मैक्स मुलर ने कहा है। वैसे तो बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं, वो मैंने मेरे नोट्स में आपको बता दिया है। अब देखें आगे, तो मैंने कहा ये जन युग है, जन युग यानी जनता का युग है, ये जनपद युग है। अब हम अंतर देखें, पहला अंतर देखिए, ऋग्वेदिक काल में जो था वो वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। वर्ण 4 थे हमारे भारत में, वर्ण जो थे वैदिक सभ्यता की देन है। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका काम था पढ़ना व पढ़ाना, ठीक है। क्षत्रियों का काम था सभी की रक्षा करना, क्षत्रियों का काम था, ठीक है। उसके बाद में हम देखें तो वैश्य का काम था व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। और शूद्रों का काम था इन तीनों की सेवा करना। यह कार्य हमारे ऋग्वेदिक काल में था, सेवा करना, यह काम था शूद्रों का। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, कब हुआ था? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन यहां तक हम देखें तो ये शूद्रों की ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो सब समान थे, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन वही हम अंतर यहां देखें तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, शूद्रों के प्रति स्थिति गंभीर हो गई थी, शूद्रों के प्रति दयनीय स्थिति यहां पर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। हम जरूर पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो यही ऋग्वेदिक काल में ओनली ऋग्वेद था। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है ऋग्वेद। और यही ऋग्वेद जो था, तो वेद तो 4 थे लेकिन ऋग्वेद की स्थापना हुई थी पूर्व वैदिक काल में। इसीलिए इसको ऋग्वेद को ऋग्वेदिक काल के नाम से, इस युग को क्या नाम देते हैं? ऋग्वेदिक काल। क्योंकि उस समय वेद तो 4 है, आपको पता है कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन ये जो 3 थे वो बाद में बने थे। देख सकते हो आप, उत्तर वैदिक काल की देन है ये, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और, ठीक है ना। तो पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है, याद रखें आप। यजुर्वेद में यज्ञ गाथाओं का वर्णन है, सामवेद में संगीत कला से संबंधित हैं, जबकि अथर्ववेद में जादू टोटा, याद रखें आप। और हम देखें तो देखो, वेद में सिर्फ ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की स्थापना हुई है। 3 वेद बाद में बने हैं उत्तर वैदिक काल में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, याद रखें। और उत्तर वैदिक काल में मैंने कहा कि आश्रम व्यवस्था की भी उत्पत्ति हुई है। आश्रम 4 थे हमारे यहां पर, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो 100 वर्षों में बांटा गया था इन 4 आश्रमों को। 0 से 25 यानी कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। उसमें से हमें 16 संस्कार किए जाते थे। 16 संस्कारों को
तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें हमें संस्कार भी हमें करने पड़ते थे। बहुत सारे, आपको पता है 16 संस्कार हैं हमारे भारत के इतिहास में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन जीना जरूरी था, उस समय की बात है। वानप्रस्थ आश्रम, आपको पता है वन में रहते थे और संन्यास में सन्यासी बन जाते थे वहां के उस समय के लोग। ये 4 प्रकार के जो आश्रम थे उसका जो उदय हुआ है वो ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल में हुआ है, जरूर देखें आप। तो ये तो पहला अंतर हमने बताया आपको। अब देखें कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति हम देखें तो विदुषी महिलाएं जो थी, नाम पूछा गया है, क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन बने हैं। तो ऋग्वेदिक काल में विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी याद रखें आप। एक तो थी विश्वारा, अपाला, लोपामुद्रा, सिकता, घोषा व निवारिका, याद रखें आप, ऑथेंटिक है ये। तो ये तो हैं ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं। तो देखें उत्तर वैदिक काल में कौन थी, मैत्रेयी, गार्गेयी, गार्गेयी को गार्गी के नाम से जानते हैं, ग्रहीता और गंधर्व, ये 4 जो महिलाएं थी वो उत्तर वैदिक काल की थी। कंफ्यूज होता है निम्न में से कौन सी महिला, विदुषी महिला जो है वो ऋग्वेदिक काल की नहीं है, और फिर नाम आ जाएगा इसका एक और ये 3। तो क्वेश्चन आपको ये बातें समझ में आएगी तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेदिक काल में क्या होता है, वर्ण भेद नहीं था। मैंने पहले ही कहा है आपको, वर्ण भेद नहीं था, लोग अच्छे थे। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक समान थे लोग। तो वर्ण भेद नहीं था ऋग्वेदिक काल में, नहीं था। क्यों नहीं था वो भी बताऊंगा आपको। कबीलाई राज्य, छोटे छोटे कबीलाओं में, झोपड़ों में रह सकते थे लोग जो थे वो एक साथ रहते थे झोपड़ों में, यानी कि कबीलाई राज्यों का, यानी कि एक गांव में झोपड़े, छोटे छोटे झोपड़े बनाकर एक समान लोग रहते थे, कबीलाई राज्य थे। राजा निरंकुश नहीं था, राजा भी था उस समय भी, ऋग्वेदिक काल में सम्मान तो मिलता था, तो राजा था लेकिन निरंकुश नहीं था, हैवी नहीं था, सभी छोटों लोगों को साथ लेके चलता था। कौन, तो राजा। तो राजा निरंकुश नहीं था। कब की बात है, ऋग्वेदिक काल की बात। अब हम आए तो उत्तर वैदिक काल में, देखिए आप, शूद्रों के प्रति भेदभाव होने लगा था। शूद्रों के प्रति भेदभाव का मतलब ये है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र, ये 4 वर्ण जो थे उसमें शूद्रों के प्रति यहां पर क्या हो गया है, भेदभाव। तो क्या हुआ है, तो आपको पता है कि जैसे ये तीनों 4 वर्ण में कोई अपराध करता है, कोई भी चोरी करता है, आप समझ लो, तो इन तीनों को तो सजा जो थी वो कमजोर सजा थी, लेकिन शूद्रों को बहुत दयनीय सजा थी उसी अपराध में। तो आप समझ सकते हो, तो ये शूद्रों के प्रति यहां पर क्या हो गया था, स्थिति गंभीर होने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। याद रखें आप, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ है। क्षेत्रीय राज्य, पहले देखिए आप, कबीलाई राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन अब जिसके पास में पैसा है, आप समझ सकते हो, पैसा का मतलब ज्यादा खेती है, ज्यादा उस समय जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, भूमि है, तो वो राजा समृद्धशाली बनेगा और वही क्या बनेगा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाएगा। क्षेत्रीय राज्य बनेंगे, अलग अलग क्षेत्रीय राज्य बनेंगे, और राजा निरंकुश होने लगा था। राजा निरंकुश होने लगा मतलब राजा निरंकुश था उस समय। कब की बात है, तो उत्तर वैदिक काल में। तो आप समझ सकते हो, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होगा तो राजा क्या होगा, निरंकुश बनेगा, हैवी बनेगा। आपस में राजा क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, लड़ाएंगे। तो वही, तो क्यों लड़ाएंगे, तो आपको पता है लोहे का आविष्कार हो गया था उस समय। क्या हो गया था, लोहे का आविष्कार हो गया था। आगे हम देखें तो ऋग्वेदिक काल में प्राचीन संस्था थी, याद रखें, विदथ नाम था, विदथ नामक एक संस्था थी, जिसे ऋग्वेद पुस्तक में 122 बार लिखा गया है, बोला गया है, 122 बार विदथ नाम मिलता है ऋग्वेद की पुस्तक में। तो विदथ एक क्या है, प्राचीन संस्था है ऋग्वेदिक काल की। यज्ञ का आयोजन होता था, यज्ञ का आयोजन क्या होता था, गाय दान दी जाती थी, ऋग्वेदिक काल की बात है। लेकिन यहां पर देखिए आप, विदत तो था, यहां पर भी था उत्तर वैदिक काल में, लेकिन और संस्थाएं बनी, सभा व समिति, अलग अलग संस्थाएं बनने लगी, अलग अलग गुट बनने लगे, सभा व समिति थी। याद रखें आप,
यज्ञ का आयोजन जो होता था वो यहाँ नॉर्मल होता था, लेकिन यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होने लगा था। शक्ति प्रदर्शन, कौन अच्छा है वो दिखने लगा था। तो ये ध्यान रखें आप, पशु बलि बढ़ने लगी थी। पशु बलि, पशु का सम्मान होता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पशु बलि दिए जाने लगी और यज्ञ में ही पशु बलि दी जाती थी। सेनानी की उत्पत्ति हुई थी, सेना बनाई जाने लगी थी। कहां पर? तो उत्तर वैदिक काल की बात है, ये जरूर ध्यान देखें। आगे देखिए आप, ऋग्वैदिक काल के पूजनीय देवता जरूर याद रखें, इंद्र था। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जानते थे, याद रखें। अग्नि, वरुण, वरुण को रीत का संरक्षक कहा जाता था। उसी प्रकार 33 देवियां भी थी, उषा, उदिति व सूर्या प्रमुख थी वहां पर। तो ये देवता जरूर याद रखें आप। आगे देखिए, लोहे से परिचित नहीं थे ऋग्वैदिक काल वाले, ठीक है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है, लोहे से परिचित कौन थे? उत्तर वैदिक काल वाले। आगे देखिए, यहां के जो देवता याद रखें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये याद रखें, प्रजापति, ये जो थे प्रमुख देवता थे उत्तर वैदिक काल के। आगे देखिए आप, लोहे से परिचित हो गए थे ये लोग 1050 ईसा पूर्व में, लोहे से परिचित हो गए थे। उत्तर के वैदिक काल से संबंधित बात, ये ध्यान रखें आप। आगे देखिए, यहां पर बहु देववादी लोग थे। उत्तर वैदिक काल की वापस बात करें तो बहुदेववादी लोग थे। बहुदेववादी मतलब बहुत सारे देवताओं को पूजते थे। जैसे मैंने कहा, ये देखिए आप, रीत का संरक्षक वरुण, वरुण को पूजा जाता था, इंद्र को पूजा जाता था, 33 देवियां थी। तो बहुदेववादी लोग थे, बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता था। मुख्य व्यवसाय ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। क्या था? पशुपालन, याद रखें आप। जबकि गौण व्यवसाय कृषि था। गौण व्यवसाय कृषि है, पशुओं को पूजा करते थे, समझ गए बात को। लेकिन यहां पर परिवर्तन होगा, देखिए आप, एकेश्वरवाद का उदय होगा। उत्तर वैदिक काल में एकेश्वरवाद का उदय होगा, यह ध्यान रखें। मुख्य व्यवसाय यहां कृषि हो गया था। मैंने कहा कृषि यानी पैसा, उस समय भूमि। और गौण हो गया पशुपालन। पशुपालन तो गौण हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हो गई? पशु बलि बढ़ गई थी, लोहे का आविष्कार हुआ था। तो एक बड़ा परिवर्तन यहां उत्तर वैदिक काल के बाद में हुआ। और देखें, कर प्रणाली नहीं थी, कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सब लोग समान थे, राजा टैक्स नहीं लेता था। यहां पर स्त्री सभा में प्रवेश करती थी, छोटी मोटी जो भी सभा होती थी उसमें स्त्री भी ऋग्वैदिक काल में प्रवेश करती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। और पशु देवता कौन था? याद रखें, ऋग्वैदिक काल में पूषण नाम का एक पशुओं का देवता था, पूषण। पूर्व वैदिक काल की बात है। उसी प्रकार आगे देखो, यही जो पशु देवता जो ऋग्वैदिक काल में, वही उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया था, पूषण। जरूर याद रखें आप। कर प्रणाली का उदय हो गया था। कर प्रणाली देखो, वहां पर राजा नहीं लेता था, यहां पर वापस लेने लगा। स्त्रियों का सभा में निषेध, प्रवेश निषेध हो गया स्त्रियों का, याद रखें आप। और यहां पर्दा प्रथा भी वापस शुरू हो गई। तो पहले यहां थी नहीं, यहां वापस हो गई, मतलब शुरू हो गई थी पर्दा प्रथा। तो ये एक स्त्रियों के प्रति एक अन्याय की भावना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यहां सम्मान मिलता था उनको। अब देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखें। देखो, जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही लाया हूं मैं। अरण्यानी का मतलब था जंगल की देवी। ये ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी के नाम से जाना जाता है, अरण्यानी, याद रखें आप। भिषज कौन थे? तो वेद थे, वेद। भिषज कौन थे? वेद थे। परीक्षित का मतलब था मृत्यु का लोक देवता था। परीक्षित कौन था? मृत्यु का लोक देवता था। आगे देखें, करों का वसूल करने वाला कौन था? करों का वसूल करने वाला भागदूत कौन था? भागदूत थे, याद रखें। भागदूत कौन था? क्वेश्चन बार बार आया है। करों को वसूल करने वाला भागदूत था। आगे देखिए, यहां द्विज में कौन आते हैं? द्विज याद रखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, शूद्र नहीं आते हैं। वर्ण 4 हैं, उसमें से शूद्र नहीं आएंगे, और इन तीनों को कहेंगे द्विज। द्विज याद रखें आप। चावल से परिचित थे, याद रखें। सिंधु घाटी वाले लोग चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ऋग्वैदिक युग में, यहाँ दोनों की बात है, वैदिक युग में, ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, तो दोनों की बातें आ रही है यहाँ पर। चावल से परिचित थे, हाथी से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन बना है, इसीलिए लाया हूं, हाथी से परिचित नहीं थे। एक देखो, ये निष्क, शतमान,
पाद व कृष्णल, ये क्या है? तो माप की इकाइयां थी वैदिक संस्कृति में। वैदिक काल में माप की इकाइयां नाम याद रखें आप, निष्क, शतमान, पाद व कृष्णल जरूर याद रखें। वाद्य यंत्र कौन सा था? ददुम्बी। ददुम्बी वाद्य यंत्र उस समय का ददुम्बी। पुत्री को दुहिता कहा जाता था, दुहिता याद रखें आप। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनाए, मिलान करो यूं। ऋग्वेद की पुस्तक जो है हमारे ऋग्वेद, उसमें सभा का उल्लेख तो 8 बार और समिति का 9 बार, जबकि विदथ का 122 बार उल्लेख हुआ है, यहां जरूर रखें आप। व्यापार कौन करता था? पर्णी वर्ग के लोग। पर्णी वर्ग के लोग व्यापार करते थे, जरूर देखें आप। तो ये मुख्य मुख्य बातें। आगे देखिए, ये देखिए, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में कहा गया है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, यूं कहते हैं। ऋग्वेदिक काल की बात है ये बात याद रखें आप कि 10 राजाओं का द्राश राज्य युद्ध हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? तो भरतों के राजा थे, भरतों के राजा सुदास थे। सुदास वर्सेस कौन है सामने? तो 10 राजा सामने थे, उनके 10 राजा। अब देखो, सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ याद रखें। जबकि ये 10 राजाओं के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे, पुरोहित। तो इन 2 पुरोहितों के बीच में ये युद्ध हुआ था। 10 राजाओं के बीच में युद्ध कह सकते हैं हम। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ था और ये जीते थे, वशिष्ठ जीते थे। कौन जीते थे? वशिष्ठ याद रखे। क्वेश्चन बना है, कहां लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था उस समय। समझ सकते हो, ये पहला युद्ध हो सकता है उस समय का, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन बनते हैं। और ये सुदास कहां से संबंधित है? कौन से जन से संबंधित हैं? तो त्रिस्यु जन जो था वहां से संबंधित हैं, ये जरूर देखें। ये 10 राजा वाला युद्ध बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखें। वशिष्ठ व विश्वामित्र याद रखें, दोनों के बीच में वशिष्ठ जीतते हैं। आगे देखिए, ये वेद हैं। वेद मैंने कहा 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थत्ववेद। उसके पूछे जाते हैं संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं, किसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी पुस्तकें जो हैं वो किसकी कौन सी हैं? तो देखिए आप, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय व कौशिकी है, 2 याद रखें आप। ऐत्रेय व कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित हैं। यजुर्वेद का तैत्रेय व शतपथ हैं। सामवेद का पंचविश व षड्विश हैं, जबकि अर्थवेद का गोपथ हैं। तो जरूर याद रखें। उसके बाद में देखो, उपवेद याद रखें। जो वेद हैं उसके उपवेद के भी नाम याद रखने हैं आपको। ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है। उसी प्रकार यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, जबकि अर्थवेद का है शिल्प वेद। कौन सा है? शिल्प वेद। तो ये जरूर याद रखें, वेद संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ व उपवेद, उनके जरूर आप याद रखें। यहां से मिलान करो, क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने आज पूरा आपका वैदिक सभ्यता को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। जहां से क्वेश्चन बन रहा है वही मैं लाया हूं। इससे पहले मैंने नोट से भी पूरा समझाया है। मेरे इतिहास को आप जरूर पढ़े और क्रम से पढ़े, तो बहुत ही बेहतरीन फायदा होगा आपके लिए। अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें, वीडियो को क्रम से देखें, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो समझ में आ जाएगा इतिहास, और बहुत ही बड़े बड़े वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने और आएंगे। लेकिन आप ज़रूर इसे देखें और अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें, नए हो तो आप लाइक करें, अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही मिलते रहें। अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।